हेलो नमस्कार, आप सबका डेली जीके जीएस क्यूज में स्वागत है। आज दूसरा यानी क्यूज का पहला क्लास है। एक कल क्लास इंट्रोडक्शन गया था और आज पहला क्लास ही है, समझिए क्यूज का। तो चलिए, आज हम कल होमवर्क में दिए थे सिंधु सभ्यता के बारे में, जो आपको बताए होंगे कि लूसेंट बुक में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता इसी बुक से आज पूछेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि हर दिन हम आपको लूसेंट ज्ञान, समान ज्ञान, लूसेंट विज्ञान और करेंट अफेयर्स के इडूटीरिया या और भी फुल पत्ती वाले क्लास के बुक से चलेगा, और साइंस चलेगा स्पीडी या एस के झा सर वाला, ठीक है। तो आपको हम डेली होमवर्क देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है डेली जीके जीएस क्यूज, तो आप लोग डेली जीके जीएस क्यूज टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास 5 दोस्तों के पास कम से कम शेयर कीजिए, ताकि सब आपके दोस्तों को भी फायदा हो। जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना होता है तब तक हम जनरली ग्रुप डी को फोकस करेंगे। उसके बाद आने वाले और भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सबको तैयारी इस क्यूज से आपको होगा। यानी कह सकते हैं कि इंडिया में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा पड़ता है जिसमें जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पूछता है, उसको लिए आपको पूरा से पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आप डेली क्लास देखिए, 40 से 45 मिनट के डेली मेरा क्लास जाएगा। 7 बजे प्रतिदिन आप लाइव रहिएगा, शाम में 7 बजे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं सैंधव सभ्यता के बारे में। आप लोग को पता होगा, जो याद किए हैं वो कमेंट करते रहिएगा। सैंधव सभ्यता, ठीक है। आइए सिंधु सभ्यता। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? बताइए। सिंधु सभ्यता की खोज, बताइए, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? सिंधु सभ्यता का खोज 1922 में दयाराम साहनी ने 1921। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। सिंधु सभ्यता कैसा ऐतिहासिक है, बताइए। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक है। सिंधु सभ्यता एक आध ऐतिहासिक है। आपको पता होना चाहिए, इतिहास 3 प्रकार के होता है, प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधि ऐतिहासिक माने जिसमें लिखा गया हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आधि ऐतिहासिक कहते हैं। और पुरातात्विक ऐतिहासिक, जिसमें ना लिखा गया हो ना पढ़ा गया हो, ठीक है। तो आधि ऐतिहासिक मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में जो चीज़ है वो लिखा गया लेकिन आज तक कोई पढ़ा नहीं है, उसी को आधि ऐतिहासिक कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, लोथल एवं सुटकोटदा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा विख्यात क्या में था? बंदरगाह जो में। गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता के सबसे 2 प्रसिद्ध बंदरगाह बताएं तो लोथल एवं सुटकोटदा, ठीक है। आप बताइएगा, जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा कालीबंगा। राजस्थान। आप बताइएगा, नक्शादार ईंटों कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से ही याद हुआ, ठीक है। अच्छा बताइएगा, सिंधु सभ्यता जैसे चौहद्दी होता है वैसे सिंधु सभ्यता के चौहद्दी होता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में चारों दिशा में पूछता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो आप लोग बताइएगा, सिंधु सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थित कौन है? सबसे दैमावाद, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के दक्षिण में दैमावाद है, ठीक है। आप बताइएगा बाबू, सिंधु सभ्यता के पूरब में स्थित बताइए। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब बताइएगा आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सांस्कृतिक स्वाधिक स्थल कहाँ मिले? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो कहाँ मिले? सबसे ज़्यादा गुजरात में। गुजरात में मिले। कहाँ मिले? गुजरात में मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से, ठीक है। आप लोग भी बताते चलिएगा कमेंट में, ठीक है। अब अगला पूछते हैं, मनके बनाने के कारखाना बताइएगा। मनके बनाने का कारखाना बताइए। बसावली। मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिला? बसावली ना।
मन के बनाने के मन के कारखाना, बनाने के कारखाना लोथल एवं चंदूरो। चंदहुदड़ो मन के बनाने के कारखाना कहाँ से मिला? लोथल एवं चनहुद्रो। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? देवनागरी। अर्ध है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी बताइए? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। उसको पढ़ा नहीं, अभी हम बताएं कि ऐसा लिपि था कि जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, भाव से सिर्फ देख सकते हैं। आदि ऐतिहासिक था तो देवनागरी रहता तो हम पढ़ ही लेते। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिपि क्या थी बाबू? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, हाँ। अगर बोल दे कि ये लिपि कैसे लिखी जाती है, ठीक है, हम लोग अभी देवनागरी कैसे लिखते हैं ये बताइए? देवनागरी यानी किसे लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन भाव चित्रात्मक लिपि कैसे? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखा जाता था। भाव चित्रात्मक लिपि जो है कहाँ से कहाँ लिखा जाता है बाबू? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पड़ती हाँ, नगरों में विकास के लिए सिंधु सभ्यता ने घरों के लिए कौन पद्धति अपनाई थी बाबू? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति याद रखिएगा। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति। ठीक है, अब बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खोलते थे कि सड़क की पीछे ओर खोलते थे? सड़क के पीछे की ओर। सड़क के पीछे ओर। याद रखिएगा, अब के लोग सड़क के ओर खोलते हैं। ठीक है, खोजते हैं कि हमारा घर उर सड़क के आगे फ्रंट पे हो, लेकिन पहले के लोग सड़क के खिड़की या दरवाजा पीछे खोलते थे। कब? सिंधु सभ्यता के। अच्छा बताइएगा, सिंधु सभ्यता के ईस्वी कब से कब तक है? 1750 से 2500 1750 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अगर पीरियड पूछे, आपसे समय पूछे, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है बाबू, आइए, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। आप लोग के पता है, सैंधव वासी उस समय बाबू चीनी नहीं चलता था ना मीठा चलता था, तो सैंधव वासी मिठास के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? कुछ भोजन मीठा बनाने के लिए सैंधव वासी अगर मिठास का प्रयोग करना हो तो कोची के शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, आइए, मिट्टी से बने हल। ठीक है, मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले थे बताइए? बनावली से मिले थे। मिट्टी से बने हल कहाँ से मिले थे? बनावली से मिले थे। ठीक है, अगला बोलिएगा आप लोग, चावल के दाने कहाँ से मिले थे? रंगपुर से। सही है, चावल के दाने सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले थे? रंगपुर से मिले थे। ठीक है, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, आप लोग जान लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में धान की खेती होता था, और वहाँ के तो मुख्य फसल है ये था गेहूं और जौ। ठीक है, अब बताइएगा, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले कहाँ से बाबू? सुरकोटता और कालीबंगा और लोथल। सुरकोटता, कालीबंगन और लोथल तीनों से मिला था। ठीक है, अब बताइए, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या था? कितना के अनुपात में? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में थी। कितना के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक है, अगला बताइएगा, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए कौन वाहन का प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, दो चक्का वाला या चार चक्का? चाहे तो बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी। भैंसगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी। ठीक है, अब बताइए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिपार क्या है? मेसोपोटामिया एक सभ्यता था, जैसे भारत में सिंधु सभ्यता है, वैसी उस समय बढ़ रहा था मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन सभ्यता। उस समय क्या हो रहा था, पूरा दुनिया में 3 सभ्यता बढ़ रहा था बाबू। एक मेसोपोटामिया सभ्यता, एक चीन सभ्यता, और एक भारत में कौन? सैंधव सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लिखा गया है मेलुहा शब्द, ओकर अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता से क्या था? अभिलेख सिंधु सभ्यता। हाँ, सिंधु सभ्यता से, यानी पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो घड़ी मेसोपोटामिया सभ्यता बढ़ रहा था, उस समय सिंधु सभ्यता बढ़ रहा था, और मेसोपोटामिया वाला के पता था कि सैंधव सभ्यता भी चल रहा है। ठीक है, उससे पता चलता है। अगला बताइएगा, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसको हाथ में था? हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में? नहीं याद है सर। वाणिक वर्ग के हाथ में। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के साथ में अति वर्ग बता गया था, जैसे कि एक हो गए थे राजा वर्ग, एक हो गया था वाणिक वर्ग जो बिजनेस उजनेस करता था, और ये सब। ठीक है, तो मेन शासन किसका था? वाणिक वर्ग के शासन में। ठीक है, आप बताइएगा,
ठीक है। पिग्गत, एक पिग्गत इतिहासकार था, ठीक है। पिग्गत इतिहासकार ने किन दो नगरों को, सैंधव सभ्यता के किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी बताया? मोहनजोदड़ो और लोथल को। आप बताइए बाबू। मोहनजोदड़ो एगो है, हाँ, आ एगो आओ है हड़प्पा। हड़प्पा। दो सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा दो नगर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गत ने जुड़वा राजधानी बताया था। कुछ ही बताया था, जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है। अगला बताइएगा बाबू, सिंधु सभ्यता के लोग किनको पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किनको पूजा करते थे? उर्वरता की देवी और पशुपति की। उर्वरता की देवी को, ठीक है। उर्वरता की देवी को माता मान के, यानी उर्वरता ही, यानी जो जो जमीन ज़्यादा पैदा देता था, उर्वरता वाला जमीन को माता मान के कुछ ही कहते थे सिंधु सभ्यता के लोग, पूजा करते थे। पहले कोई ज़्यादा औद्योगिक तो था ही नहीं, कृषि पे ही सब आश्रित थे। ठीक है। अब बताइएगा, वहाँ पे कौन वृक्ष का पूजा का प्रचलन था? कोई वृक्ष, बीच था, हाँ। सैंधव सभ्यता में वृक्ष का पूजा का प्रचलन था, जो अभी भी वृक्ष का प्रचलन होता है। पीपल। दूगो होता है ना। बट वृक्ष, कौन वृक्ष बाबू? बट वृक्ष, ठीक है। यानी वृक्ष का पूजा ज्यादा किया जाता था ताकि पर्यावरण को ची रहे, शुद्ध रहे पहले के। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस नगर का देन है? मोहनजोदड़ो के स्वास्थ्य की चिन्ह स्वास्थ्य मोहनजोदड़ो का। आप बताइए बाबू। स्वास्तिक चिन्ह। हाँ, सिंधु सभ्यता में नगर था ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, सुरकोटडा, इसमें कौन नगर का देन है स्वास्तिक चिन्ह? जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह नहीं आता, दीपावली में हम लोग पाते हैं, तो वो है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। ठीक है। अब बताइए, पशुओं में एक पशु को इस सभ्यता के लोग विशेष करके पूजा करते थे, उस पशु को क्या नाम है? कुबड़ का साढ़, कुबड़ वाला साढ़। उस पशु के नाम है बाबू कुबर वाला, कुबर वाला साढ़। ठीक है। अच्छा, अगला बताइएगा आप लोग। ठीक है। ये सिंधव सभ्यता जो था, सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक था कि पितृत्मक था? मातृसत्तात्मक। मानो सैंधव सभ्यता में लोग माता को प्रधान मानता था हाँ, माता बाबू। और अगर आपसे पूछते वैदिक सभ्यता में, तो पिता को प्रधान था। ठीक है। तो सैंधव सभ्यता कौन सभ्यता था? मातृसत्तात्मक। ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा, सैंधव सभ्यता था मातृसत्तात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या क्या करते थे? मनोरंजन के लिए सैंधववासी मुर्गा को लड़ाते थे, पशु को लड़ाते थे आपस में। पशु को लड़ाते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, ये सब को जी करते थे। आपस में चौपर खेलते थे, पासा खेलना जानते थे, ये सब सैंधव सभ्यता वाला लोग करते थे। अब बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए मिट्टी जो बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, कैसा रंग के बनाते थे? लाल रंग के बनाते थे। कैसा रंग के बनाते थे बाबू? लाल रंग के बनाते थे। अब बताइए, सिंधु घाटी के लोग अस्त्र शस्त्र, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोग कोची से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे, यानी तलवार से भी परिचित नहीं है। तो पूछता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार कौन सी चीज से परिचित नहीं थे, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा तलवार। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। अब बताइएगा, अब बताइए, कालीबंगन, ठीक है ना, कालीबंगन एकमात्र सभ्यता था जो निचला स्तर कोची से घिरा था, दीवार से घिरा था। अगला बताइएगा, सैंधव सभ्यता में प्रचलित था, ठीक है, सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। बताइएगा, पर्दा प्रथा सैंधव सभ्यता में प्रचलित था या नहीं? पर्दा प्रथा नहीं। घेरा हुआ था ना वो ना। पर्दा प्रथा मानो जैसे महिला जो पर्दा करके चलती है, वो पर्दा प्रथा सैंधव सभ्यता में प्रचलित था कि नहीं? प्रचलित था। वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था कि नहीं? प्रचलित था। प्रचलित था। आप याद रखिएगा कि पर्दा प्रथा या वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में दोनों प्रचलित था। ठीक है। और सैंधव सभ्यता में बताइए, शवों को जलाने की व्यवस्था था कि शवों को गाड़ने के? सबों को जलाने का व्यवस्था था। तू बताओ बाबू। दोनों का। दोनों का। सैंधव सभ्यता में बाबू सभ्यों को जलाने, सबों को जलाने के भी और सबों को गाड़ने के भी दोनों साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता में। अब बताइएगा, सैंधव सभ्यता के विनाश का मेन कारण क्या था? बाढ़। 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 हाँ, प्राकृतिक कारण में बाढ़ का आना। कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता के समय में 1750 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि सैंधव नगर में बहुत पूरा बाढ़ आया, जिससे बाढ़ आने के बाद उस समय बड़ा बड़ा तो महल ऊंचा ऊंचा रहता नहीं था, इससे उस सभ्यता को पतन हो गया और सैंधव सभ्यता से पूरा नगर कोची हो गया, दह हो गया, यानी प्रलय हो गया। कह सकते हैं कोची हो गया, प्रलय हो गया।
और सैंधव सभ्यता के लोग, ठीक है। आगे चलिए थोड़ा सा और पूछते हैं, उसके बाद करंट पूछेंगे, ठीक है। आगे आइए, सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण कौन सी था बाबू? बाढ़ का। आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। कौन सी कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि कौन नगर कौन नदी के किनारे है, ठीक है। ये पूछता है कौन नगर कौन नदी के किनारे है, ठीक है। तब सिंधु सभ्यता के जो भी नगर 13 गो है वो किसी न किसी नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता ही नदी के किनारे से निर्माण हुआ है। यानी सिंधु सभ्यता सैंधव यानी सिंधु नदी के आसपास के लोग जो अपने नगर बसाए थे, उस सभ्यता जो चलता था, कल्चर था, उस सभ्यता को हम कौन कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी से और भी उसके सहायक नदियाँ, ये अगल बगल के नदिया के किनारे जितना भी नगर बसाया गया था। अब देखिए बड़ा बड़ा आज भी जो महानगर है या कोई भी नगर है, जो नगर क्यों नदी के किनारे बसाया गया? क्योंकि आज हम लोग के पास साधन है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सब मार्ग है। लेकिन पहले हम लोग के पास साधन नहीं था, सड़क मार्ग भी नहीं था। जो भी व्यापारी उपारी होता था, जो नाव के द्वारा होता था, विमान वाहक पोत इस सब के द्वारा होता था, तो वो वहाँ पे बंदरगाह बनाया जाता था, वहाँ पे उतारता था, तो वहाँ पे छोटा बाजार बना। उसी तरह से छोटा बाजार बनते 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 विकास करके आज बड़ा बड़ा शहर देखेंगे। मुंबई देखिएगा समुद्र के किनारे है, बड़ा बंदरगाह के किनारे। कोलकाता देखिएगा हुगली नदी के किनारे। पटना देखिएगा गंगा नदी के किनारे। बड़ा बड़ा जो भी शहर है, इलाहाबाद, सब शहर जो है बंदरगाह या नदी के किनारे, ताकि उस नदी से व्यापारी करने में कुछ होता था, सुविधा होता था। जो पहले के ज़माना में जो अब छोटा शहर था, वो अब ज़्यादा जाके विकसित हो गया, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा जो स्थल है कौन नदी के किनारे? रावी नदी। रावी नदी के किनारे बाबू। मोहनजोदड़ो बताइएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो कौन नदी के किनारे? कालीबंगन कौन नदी के किनारे? कालीबंगन घग्गर नदी। कालीबंगन घग्गर नदी। अगर पूछ दे कि कालीबंगन है कहाँ? राजस्थान। राजस्थान। सबके पता है कि घग्गर नदी है राजस्थान में, तो कालीबंगन कहाँ होगा? कोटडीजी कौन नदी के किनारे? कोटडीजी सिंधु नदी की। कोटडीजी सिंधु नदी के किनारे बाबू, ठीक है। रंगपुर बताइएगा, रंगपुर कौन नदी के किनारे? रंगपुर है मादर नदी के किनारे। रंगपुर कौन नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। मादर नदी। तो रंगपुर पूछ रहे कहाँ है? तो रंगपुर है गुजरात में। मादर, ठीक है। रंगपुर कहाँ में है? मादर नदी कहाँ है? गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। आपसे बताइए रोपर कौन नदी के किनारे है? रोपड़ सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे है। रोपर सतलज नदी के किनारे। तो पूछ दे कि सतलज नदी सबको पता है पंजाब में है, तो रोपर कहाँ है? पंजाब में है। अब बताइए लोथल नदी कहाँ है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अब बताइए लोथल कहाँ में है? गुजरात में। गुजरात के, ठीक है। अब बताइए आलिमगिरपुर कौन नदी के किनारे? हिंडन नदी। हिंडन नदी बाबू। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला बताइए सुटकांगडोर कहाँ? सुटकांदोर सिंधु नदी के किनारे है। सुटकांगडोर दास नदी। सुटकांदोर पूछ देता पाकिस्तान में है। सुटकांदोर पूछ देता पाकिस्तान में है, ठीक है। अब बताइए बनवाली जगह है कौन नदी के किनारे? बनावली है लूनी नदी। रंगोई। बनावली कौन बात बू? हरियाणा। बनवाली का है? हरियाणा। अब बताइए धौलावीरा कौन नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी जो कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है, तो पूछेगा गुजरात के कच्छ के रण। अब बताइए सोतका कौन नदी के किनारे? सादी कौर नदी दक्षिण बलूचिस्तान। तो हम यहाँ तक कोशिश किए थे सैंधव सभ्यता लगभग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से मुख्य पॉइंट व्यू से पूछता है वो हम सब करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसी तरह से जो हम अभी आज ही अगला टॉपिक बताने वाले हैं, होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। अगला टॉपिक रहेगा इतिहास से बाबू वैदिक सभ्यता आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1-2 बार आप लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हम आपको याद होता है कि नहीं। जब हम पूछेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि हाँ हमको याद हो पाता है कि नहीं, हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। आप आज हम बता दे रहे हैं, आप सब पास कंपटीशन के विद्यार्थी पास लूसेंट बुक होगा। जिसको पास नहीं होगा वो मेरा टेलीग्राम चैनल डेली जीके जीएस क्यूज सब्सक्राइब सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब आएगा, ठीक है। उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और होमवर्क उस पर डाल देंगे वैदिक सभ्यता। और जिसको पास किताब होगा लूसेंट का बुक वो अपने से देख लीजिएगा वैदिक सभ्यता। आज रात में या कल दोपहर में, कल 7 बजे शाम में ही हम लाइव आएंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में पूछेंगे। अगला चलते हैं करेंट अफेयर्स जो कल बताए थे होमवर्क में दिए थे, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक है। तो कुछ पूछ लेते हैं राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक है। आइए
देखिए, आइए अब हम पूछते हैं कोची बाबू, राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, एक बार आप लोग देख लीजिए, जिसको याद होगा कमेंट करते जाइएगा बाबू, ठीक है। आइए, अरुणाचल प्रदेश के आप बताइए मुख्यमंत्री, पेमा खांडू। आप बताइए राज्यपाल, ब्रिगेडियर और नजदीक आ जाइए आप, बस ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है। आप बताइए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, प्रेम सिंह तमंग मानिक शाह। त्रिपुरा के नया मुख्यमंत्री बना है बाबू मानिक। आप बताइए राज्यपाल। सतदेव नारायण आर्य। अच्छा, नागालैंड के मुख्यमंत्री बताइए। नेफ्यूरियो। नागालैंड के कौन? नेफ्यूरियो। नेफिरियो, ठीक है। और अथी बताइए राज्यपाल बाबू। जगदीश मुखी, ठीक है। अगला ये मणिपुर के बताइएगा। मणिपुर के एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल बताइएगा मणिपुर के। राज्यपाल हैं मणिपुर के यह जगदीश मुखी। श्री LN गणेशन, ठीक है। मणिपुर के श्री LA गणेशन। आइए, मिजोरम के मुख्यमंत्री बताइए। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। और राज्यपाल बताइए। कम्भमपति हरिबाबू। कम्भमपति हरिबाबू। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? कम्भमपति हरिबाबू। आइए, असम के मुख्यमंत्री बताइएगा। असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और बताइए राज्यपाल। जगदीश मुखी। ठीक है। मेघालय के बताइएगा। कोनराड संगमा। मेघालय के बाबू। कोनराड संगमा। और राज्यपाल बताइएगा मेघालय के। राज्यपाल हैं राजेंद्र अलंकर। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। राज्यपाल कौन है बाबू मेघालय के? सत्यपाल मलिक, ठीक है। सिक्किम के बताइएगा मुख्यमंत्री। प्रेम सिंह तमंगा। और राज्यपाल बताइएगा। गंगा प्रसाद। हिमाचल प्रदेश के बताइएगा मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और राज्यपाल बताइएगा। ये है विश्वनाथ राजेंद्र राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। आइए, अब बताइएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के हैं पुष्कर धामी। श्री पुष्कर सिंह। हार को जीतने वाले को कोची बोलते हैं? पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे, फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। आइए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बताइए। हिमाचल प्रदेश के अभी पूछे थे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और यहाँ के उत्तराखंड के राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उत्तराखंड की ये बताइए उत्तराखंड के राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बताइए। जनरल गुरमीत सिंह। अब बताइए बाबू, पंजाब के मुख्यमंत्री नया बना था। भगवत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब पंजाब के राज्यपाल बताइए। बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा के मुख्यमंत्री बताइएगा। हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल पूछे थे बंडारू दत्तात्रेय। श्री बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री बताइए। नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। झारखंड के बताइए मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल झारखंड के रमेश बैस, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गणेशन नया चेंज हो गया है। गणेशन चेंज हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे श्री जगदीप धाकर थे, जो उनको अभी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो वहाँ पे इनको इस्तीफा दिया गया राज्यपाल के। और राज्यपाल के यहाँ राज्यपाल नया बने हैं LN गणेशन, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, मणिपुर के राज्यपाल थे NL गणेशन, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अब आइए बाबू, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल बाबू? राज्यपाल हैं उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी ओडिशा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। आगे बताइएगा बाबू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल बताइएगा? मंगू भाई छगन भाई पटेल। आइए, छत्तीसगढ़ के बताइएगा मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। और वहाँ के बाबू यहाँ राज्यपाल बताइए छत्तीसगढ़ के? अनुसुईया उइके। श्री अनुसुईया यूके, ठीक है।
अब बताइएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल कौन है बाबू? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा गुजरात के मुख्यमंत्री। श्री भूपेंद्र पटेल। ठीक है, ठीक है, हाली हाली कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग के शायद हाली हाली पूछने से मौका न मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए याद करते जाइए। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे से यानी शिवसेना से बागी करके एकनाथ शिंदे बनाए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर टिकट, बीजेपी के साथ सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बताइएगा राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ई भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल का है तब भगत सिंह कोश्यारी। अब बताइए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बाबू। बसवराज बोम्बोई। राज्यपाल बताइएगा। थावरचंद गहलोत। गोवा के मुख्यमंत्री बताइएगा। गोवा के प्रमोद सावंत। राज्यपाल बताइएगा। गोवा के राज्यपाल बने हैं ई पिनरई हाँ पिनरा भी है। गोवा के राज्यपाल बने हैं बाबू पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई। अब बताइएगा केरल के मुख्यमंत्री। केरल के पिनराई विजयन। ठीक है, केरल के बताइएगा राज्यपाल। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री क्या है? पिनरई विजयन और राज्यपाल क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आइए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताइएगा। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। और राज्यपाल बताइएगा। राज्यपाल हैं तमिलनाडु के तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि है। आइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री बताइए। चंद्रशेखर राव। और बताइए राज्यपाल। तमिल साई सुंदरराजन। तमिल साई सौंदर्या राजन। अब बताइएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के श्री जगमोहन रेड्डी। राज्यपाल बताइएगा आंध्र प्रदेश के। विश्वभूषण हरिश्चंदन। श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इस तरह से आपको 28 राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम आपको रिवाइज करवाए हैं। ठीक है, जिसको याद था पता लग गया होगा कितना हमको याद है कितना न है। जिसको नहीं याद है एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज हम आपको सैंधव सभ्यता के बारे में बताएं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बताएं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको होमवर्क, आपको इतिहास में वैदिक सभ्यता दे दिए हैं और करेंट अफेयर्स से होमवर्क रहेगा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आज का जो एग्ज़ाम आ रहा है बाबू, ठीक है, TCS द्वारा कैबिनेट मंत्री के पूछता है। तो कैबिनेट मंत्री थोड़ा सा जो चेंज भी हुए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा नया करेंट अफेयर्स में। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद में कौन कौन अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है वो रहेगा करंट अफेयर से। और इसमें पुरस्कार से दे देते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पुरस्कार से याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पुरस्कार हो गया US ओपन, इस समय पुरस्कार हो गया, और भी पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार, इस समय पुरस्कार से पूछेंगे। तो कल करंट अफेयर्स में पुरस्कार रहेगा और कैबिनेट मंत्री रहेगा, इतिहास में वैदिक सभ्यता रहेगा। ठीक है, और हम आगे आने वाले क्यूज में साइंस भी इंक्लूड कर देंगे और साइंस भी रहेगा। यानी इंडिया के जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा पड़ता है जिसमें GK GS और करंट अफेयर्स, ठीक है, पूछेगा, वो सब आपको इस क्यूज को देखने से बेनिफिट मिलेगा। इस क्यूज को करने का मेरा माध्यम यही है ताकि आप लोग जिसको रूम से दूर दराज पे GD होता है, वहाँ पे जाने में आधा घंटा लोग के समय लगता है, आधा घंटा आने में समय लगता है, उसको तक लाग पहुँचे। और जो देहात में जो रह के तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, तो देहात में एक जगह स्टूडेंट को इकट्ठा होना संभव न रहता है और GD की व्यवस्था नहीं हो पाता है, उसको लिए लाभदायक है। तो हम आपको लिए इतना कर रहे हैं, आपको भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सब दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सबको ये बेनिफिट मिले। तो जितना भी आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे स्टोरी और स्टेटस लगा दें ताकि मेरा चैनल जल्द ही ग्रो करे और आपको इससे बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला के दें और बढ़िया से डिस्कशन कराते रहें और मेहनत करें, लंबा लंबा वीडियो बनाए। तो आपका सहयोग, हमारा सहयोग, सबका सहयोग करेगा तो सब कोई को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जितना भी ID है अपने सब ID से सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना जितना भी ग्रुप है सब पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, एडुकेशन ग्रुप पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग होमवर्क में तैयारी करके लिएगा। लूसेंट से रहेगा वैदिक सभ्यता, करेंट अफेयर से रहेगा बाबू कैबिनेट मंत्री और खेल पुरस्कार।
खेल पुरस्कार से रहेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल पुनः 7 बजे लाइव आएंगे और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।